Hi everyone. This is the fifth lecture of my series of Constitution of USA. This is very important because in this lecture we are studying about the Parliament of USA. The Parliament of USA is known as Congress. It is a bicameral legislature. It has two houses. The first is House of Representatives and Senate. House of Representatives is the lower house and Senate is the upper house. Senate is the only upper house of the world which is more powerful than the lower house. Senate even has some special powers also. See, there is a question which is very often asked that why does USA opted for a bicameral legislature? There are some points to answer this question. It is because of their familiarity. See, there was a time when America was under the control of Britishers. So the Britishers, they have a bicameral legislature. They were quite familiar with the working of bicameral legislature. That is why they opted for bicameral. In 1789, they got independence from Britishers in 1785, and their constitution came into force in 1789. So that time they were familiar with the concept of bicameral legislature, and hence they opted for it. The next is to guard against despotism. Another house. If you have two houses, then one house can obviously make a check on the another house. So to make a check and in the interest of all the people of the country, the fathers of the constitution opted bicameral legislature. To ensure conservatism, this means that to provide stability to the people, they opted for a bicameral legislature. क्या होता है कि जब दो हाउसेस हैं तो दूसरा हाउस फर्स्ट हाउस के ऊपर कुछ चेक बना के रखता है और जिसकी वजह से कंट्री के अंदर एक स्टेबिलिटी आती है बिकॉज ये वो टाइम था जब कंट्री बहुत अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस से गुजर रही थी तो दैट इज वाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर्स थे उन्होंने चाहा कि जो गवर्नमेंट है वो कंट्री के अंदर पीस मेंटेन करके रखे और इसलिए उन्होंने बाइकैमरल लेजिस्लेचर ऑप्ट किया देन देयर वाज नेसेसिटी टू कॉम्प्रोमाइज देखो ये बहुत जरूरी हो गया था उनके लिए कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर वो ऑप्ट करें बिकॉज अमेरिका के अंदर क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं देयर आर 50 स्टेट्स तो कुछ स्टेट्स छोटे हैं साइज में कुछ बड़े हैं तो एवरी स्टेट वांटेड कि यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए ठीक है लेकिन छोटे स्टेट्स मोस्टली चाहते थे कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो आप हमें भी तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने दो हाउसेस बना लिए एक हाउस के अंदर इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया और दूसरे हाउस में इन्होंने अकॉर्डिंग टू द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट उस अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेशन दे दिया तो उस टाइम पे इतना ज्यादा इस चीज के अगेंस्ट हो गए थे लोग कि आप सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो जो जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे हैं फिर भी वो लोग इक्वली रिप्रेजेंट है कंट्री के लेजिस्लेशन के अंदर सो दिस इज रॉन्ग तो इसीलिए फिर इन्होंने बाइकैमरल लेजिस्लेचर ऑप्ट किया एंड देयर वाज अ कंक्रीट कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं इसे जिसमें इन्होंने ये चीज की कि एक हाउस के अंदर हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि सेनेट के अंदर देयर आर 2 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर द मेंबर्स आर अकॉर्डिंग टू द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट then comes the house of representatives it is the lower house of congress इसमें टोटल मेंबर्स 433 हैं जब स्टार्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा था कि एवरी 30 पीपल उन सबको रिप्रेजेंट एक पर्सन करेगा देयर शुड बी वन पर्सन फॉर एवरी 30 पीपल पर फिर एक रीअपॉर्शनमेंट एक्ट आया 1929 के अंदर जिसने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स को परमानेंट कर दिया 435 पे पर उसके बाद में 1958 में अलास्का और 1959 में हवाई ये दो चीजें जुड़ गई थी अमेरिका के अंदर तो फिर से ये जो चेंज था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स में आया और ये 435 से 437 हो गए
और उसके बाद में फिर से एक रीअपॉर्शनमेंट का एक्ट आया 1961 में, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स 435 फिर से हो गए। तो आप याद रखोगे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के परमानेंट मेंबर्स जो मेंबर्स फिक्स कर दिए हैं उनका नंबर है 435। Then comes the qualification which a person requires to be a member of House of Representatives. तो वो यूएस का सिटीजन होना चाहिए और पिछले 7 साल से यूएस में रह रहा हो एक साथ. He must be at least 25 years old और जिस स्टेट से वो इलेक्ट हो रहा है वो उसी स्टेट का इनहैबिटेंट हो. हमने पढ़ा था कि यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है यूएसए के अंदर. तो आप जिस स्टेट की सिटीजनशिप आपके पास है आप वहीं से ही इलेक्शन कंटेस्ट करो तो ज्यादा बेटर रहता है, बिकॉज आप तभी इलेक्ट हो गए अगर आप उस स्टेट के इनहैबिटेंट हो तो. कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स सम डिस्क्वालिफिकेशंस. एक तो कोई भी प्रॉफिट का ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए उस पर्सन को, कोई सिविल ऑफिस के अंदर वो नहीं होना चाहिए जब वो कॉन्टेस्ट कर रहा है इलेक्शंस. देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जेरीमैंडरिंग. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन सिंपल सा ये है, to lay out the districts in such a way that the interest of the dominant party will be served. इसमें क्या बोला कि आप डिस्ट्रिक्ट्स को ना इस तरीके से बना दो कि जहां पे जो पार्टी डोमिनेंट है ना वो सब एक साथ हो जाए. ठीक है, तो ये चीज ना बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज की गई क्योंकि इसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट्स का पूरा शेप बिगड़ गया. कोई लिजर्ड शेप है, कोई स्टारफिश शेप डिस्ट्रिक्ट्स बन गए. तो ये चीज वैसे भी बहुत गलत थी, इसीलिए इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि जो पार्टी है एक पार्टी का डोमिनेंस बन जाता था, उसकी वजह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट नहीं सर्व हो पाता था. इसीलिए इस चीज को बहुत क्रिटिसाइज किया गया. देन कम्स द इलेक्शन. अमेरिका के अंदर कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है. हेयर इन इंडिया वी हैव आवर सेपरेट इलेक्शन कमीशन जिसका काम ही ये है कि वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए. लेकिन अमेरिका में बिकॉज कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है तो वहां पे स्टेट और बाकी जो लोकल ऑफिशियल्स हैं वही सब ये काम करवाते हैं. सीक्रेट बैलेट से वोटिंग की जाती है. एक एक्ट आया था फेडरल वोटिंग राइट्स एक्ट 1970 के अंदर. उस एक्ट ने बोला था कि जो लोग 18 ईयर से अबव हैं they are allowed to vote. इससे पहले that means 1970 से पहले 21 years से above के लोग ही वोट कर सकते थे. Voting is done on Tuesday after the first Monday in November every alternate year. Because House of Representatives का tenure बहुत छोटा है, सिर्फ 2 साल के लिए इसके लोग इलेक्ट किए जाते हैं. अमेरिका ऑल्सो हैज अ प्रोविजन फॉर एब्सेंट वोटिंग कि अगर आप किसी भी रीजन से आप नहीं जा सकते हो वोट डालने के लिए तो आप अपना वोट मेल कर दो, या और आप घर से अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो आप घर से निकलने से पहले अपना वोट देकर जाओ. तो मतलब दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज वोटिंग थिंग्स. तो देयर इज अ प्रोविजन फॉर द वंस हु आर एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग. दे कैन इवन मेल देयर वोट. देन कम्स द सेशंस ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. इसका एक सेशन साल में होना बहुत कंपल्सरी है. तो पहले क्या होता था कि फर्स्ट मंडे को, दिसंबर के फर्स्ट मंडे को इसका सेशन स्टार्ट होता था. तो ओल्ड कांग्रेस वो सेशन लेती थी, इसको हम लेम डक सेशन कहते हैं बिकॉज मार्च में तो एनीवेज नई कांग्रेस बनी जाएगी, नए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे, इसीलिए इसे हम लेम डक सेशन कहते हैं. फिर एक अमेंडमेंट आया 20th अमेंडमेंट जिसने ये बोला कि जो सेशन है वो 3 जनवरी को स्टार्ट होगा कांग्रेस का. तो वो मार्च से पहले ही अपनी पोस्ट होल्ड करने लग गए. सब पहले मार्च तक उनका अपॉइंटमेंट होता था, लेकिन अब जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर अंदर सभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का अपॉइंटमेंट हो जाता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड कोरम. कोरम का मतलब है कि अगर हाउस की प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है तो एक मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड होता है. जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं तो अगर क्लास के अंदर बच्चे बहुत ही ज्यादा कम हो, मतलब इन अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स ओनली 5 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो बहुत ही कम टीचर्स होते हैं जो पढ़ाएंगे बिकॉज उसका कोई सेंस नहीं है. द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल नेवर गेट टू नो द इंफॉर्मेशन जो टीचर ने उस दिन दी.
तो इसी तरीके से कोरम के अंदर क्या होता है, देयर इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट कि अगर इतने लोग आएंगे तभी सेशन कंडक्ट होगा, अदरवाइज सेशन कंडक्ट नहीं होगा. तो द रिक्वायरमेंट इज ऑफ 219. दैट मीन्स मोर देन 50% ऑफ द total membership of House of Representatives. The term is very short, it is only of 2 years. However, it is recommended कि इस टर्म को आपको 4 years का कर देना चाहिए, बिकॉज 2 साल में आप क्या कर लोगे, बहुत छोटा है 2 साल का टर्म. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को कुछ प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं. एक तो इन्हें सिविल केसेस के अंदर कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, इनको सिर्फ क्रिमिनल केस में ही अरेस्ट कर सकते हो आप. इनको बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है. दे हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच. इनको किसी भी इनकी स्पीच के लिए आप पेनल्टी नहीं दे सकते हो. देन दे ऑल्सो गेट पेंशन. ये सब प्रिविलेजेस हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स की. देन कम्स द स्पीकर, very important part of the American Constitution. Speaker क्या है? Speaker is the one who presides the proceedings of House of Representatives. जब भी कोई एक नया हाउस इलेक्ट होता है, ठीक है, जनवरी के अंदर नया हाउस बन गया, तो वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है. इनका रोल कॉल होगा पहले, ताकि पता चले कि कोरम है या नहीं. अगर 219 मेंबर्स प्रेजेंट है तो फिर हाउस की प्रोसीडिंग्स आगे काम करती हैं. जो पुराने वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का क्लर्क था वो आता है, वो रोल कॉल लेता है, देखते हैं कि कॉरम है या नहीं. उसके बाद में ये लोग अपना स्पीकर इलेक्ट करते हैं. देखो व्हाट हैपेंस इफ द सेम पार्टी गेट्स मेजॉरिटी अगेन, तो फिर पहले वाला स्पीकर ही कंटिन्यू करता है. अगर पार्टी चेंज हो जाती है तो फिर वो अपने हाउस में से जो सबसे ज्यादा करिस्मेटिक पर्सनालिटी वाला पर्सन या जो सबसे ज्यादा हाउस का फेवर करता हो पर्सन, ऐसे पर्सन को वो लोग स्पीकर बना देते हैं. कोरम के लिए एक चीज और थी कि बिकॉज 219 का कोरम है तो बहुत सारे मेंबर्स को कंपल्सरी जाना पड़ता है हाउस की प्रोसीडिंग में, ऑल्दो दे आर नॉट इंटरेस्टेड. अब उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो जाकर के उसकी डिबेट्स को, उसकी प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट करते हैं, खराब करते हैं. तो ऐसा भी रेकमेंड करते हैं कि कोरम को कम कर देना चाहिए. 219 का कोरम इज वे मोर देन रिक्वायर्ड. तो इसीलिए रेकमेंड करते हैं कि दिस कोरम should be reduced. Then comes the powers of the speaker. There are 5 powers: preside and recognize, maintain order, interpret the rules, chairmanship of rules committee, and some other powers. स्पीकर को समझने का एक बहुत इजी वे है. आप स्पीकर को अपना क्लास टीचर समझो, ठीक है. जैसे क्लास टीचर की चलती है ना क्लास के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से स्पीकर की चलती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर. पहला पावर देखते हैं, प्रिसाइड एंड रिकॉग्नाइज. ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. उसकी सारी प्रोसीडिंग्स स्पीकर ही लेता है. जैसे एक क्लास के अंदर क्लास टीचर जो है ही प्रिसाइड्स द क्लास, बिल्कुल वैसे ही. तो जो स्पीकर है वो सारी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करवाएगा. अगर 2 लोग एक साथ खड़े हो गए हैं बोलने के लिए, सो द स्पीकर विल डिसाइड कि कौन पहले बोलेगा. हाउस के जितने काम है, जितना कॉर्स, जितना बिजनेस हाउस ने करना है, उन सब के ऊपर स्पीकर का पूरा कंट्रोल रहता है. नेक्स्ट इज टू मेंटेन ऑर्डर. जैसे क्लास टीचर क्लास के अंदर पूरा ऑर्डर बना के रखता है कि सब बच्चे डिसिप्लिन में रहें, उसी तरीके से जो स्पीकर है वो भी हाउस का डेकोरम मेंटेन करके रखता है. सभी मेंबर्स को ये करना बहुत जरूरी है कि वो चेयर को रिस्पेक्टफुली बुलाएं. कि जो स्पीकर का पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन माना जाता है, तो उसे हमेशा आप रिस्पेक्टफुली बुलाते हो. कोई भी किसी भी तरह का इनफॉर्मल चीज उस हाउस के अंदर नहीं हो सकती. Nobody can smoke, nobody can wear these hats or any fancy item, and everybody has to obey the speaker. स्पीकर जो है, although he cannot punish or expel anyone, वो सिर्फ हाउस कर सकता है, लेकिन फिर भी he is responsible to maintain order. Then comes chairmanship of rules committee. There is this committee known as rules committee. Starting में पहले क्या था कि ये कमिटी एक स्पेशल कमिटी थी.
जो जब भी हाउस नया फॉर्म होता था तो उसके कुछ रूल्स बताती थी, ठीक है, कि इस तरीके से आपको काम करना है। तो ये रूल्स कमेटी पिछले वाले कांग्रेस ने जो किया था वही सेम रूल्स बता देती थी विद हार्डली एनी चेंजेस, बहुत कम चेंजेस के साथ। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये कमेटी इवॉल्व हुई और इसका जो वर्क था वो थोड़ा एक्सपैंड हो गया। अब ये कमेटी के पास में अथॉरिटी है कि वो साल में कभी भी कुछ भी रूल निकाल सकती है और सभी हाउस मेंबर्स को वो रूल मानना पड़ेगा। तो स्पीकर जो है वो इस रूल्स कमेटी का चेयरमैन है। तो इस वजह से वो क्या करता है कि जो चीजें उसको पसंद है वो मेजर्स वो आगे ले आता है, और जो चीजें उसे लगता है कि नहीं मुझे ये सही नहीं लग रहा, उन चीजों को कंसीडर ही नहीं कर पाता हाउस। तो ये स्पीकर का बहुत बड़ा पावर है कि हाउस में क्या होगा वो ये स्पीकर डिसाइड करता है। अगर स्पीकर को कोई स्पेसिफिक रूल लाना है तो भी वो ला सकता है, बिकॉज ही इज द चेयरमैन ऑफ द रूल्स कमिटी इटसेल्फ। इंटरप्रेट द रूल्स, जितने भी रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है उन सबको इंटरप्रेट करके उनके ऑब्वियस मीनिंग के अकॉर्डिंग स्पीकर सबको बताता है। एंड द स्पीकर इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रेसिडेंट्स ऑफ द हाउस, मतलब कि जो पहले हाउस में होता आ रहा है वो सब स्पीकर को फॉलो करना चाहिए, लेकिन उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो चाहे तो वो कोई नया प्रेसिडेंट भी क्रिएट कर सकता है। और उसका ये डिसीजन फाइनल नहीं होगा, उसने कोई एक रूल इंटरप्रेट कर दिया, दैट इज नॉट फाइनल। अगर हाउस के मेजर मेंबर्स चाहें, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस वांट्स टू ओवररूल द इंटरप्रिटेशन, तो वो लोग ये चीज भी कर सकते हैं। देन देयर आर सम अदर पावर्स ऑफ द स्पीकर, जैसे ही साइंस ऑल द एक्ट्स, एड्रेसेस, द रेगुलेशंस, रिजोल्यूशंस, रेट्स एंड वारंट्स, क्वेश्चंस, किसी भी चीज के ऊपर वोटिंग करवानी है तो वो स्पीकर करवाएगा। कोई कॉन्फ्रेंस कमेटी स्पीकर अपॉइंट करेगा। हाउस के अंदर कौन सा बिल अगर जो पास हुआ है वो किस कमिटी को जाएगा, ये चीज भी स्पीकर डिसाइड करता है। किस तरीके से हाउस के अंदर प्रोसीडिंग्स चलेंगी, द ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ये भी स्पीकर डिसाइड करेगा। वोटिंग का रिजल्ट स्पीकर बताएगा। ही हैज द राइट टू वोट एंड स्पीक। दिस मीन्स कि स्पीकर भी हाउस के बाकी मेंबर्स की तरह वोट कर सकता है, और स्पीकर का वोट जो है वो कास्टिंग वोट होगा, ठीक है। मान लो कि हाउस के अंदर 100 लोग हैं, तो 100 में से किसी 100 ने वोटिंग की एक बिल के लिए और मेजॉरिटी वोट नहीं मिल पाया, 50-50 वोट्स चले गए। जो तो स्पीकर है वो अगर जिधर भी अपना वोट दे देगा वो चीज फुल एंड फाइनल हो जाएगी। दैट इज वाई इसको हम कास्टिंग वोट बोलते हैं। टाई के केसेस के अंदर स्पीकर हैज द राइट टू कास्ट हिज वोट। द पोजीशन ऑफ द स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, ये पूरे फ्लोर का लीडर रहता है। पूरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इसी के अंडर है, लोग इसको कंसल्ट करते हैं। और ये जो पर्सन है, जो भी स्पीकर अपॉइंट होता है, ये पार्टी का एक इमिनेंट पर्सन होगा हमेशा। बिकॉज अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों अवेलेबल नहीं है, दोनों ऑफिस वेकेंट है, देन द स्पीकर इज सपोज्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो इसीलिए स्पीकर का जो पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और पार्टी का एमिनेंट मेंबर स्पीकर बनता है। So this was all about the House of Representatives. In the next video, we will study the Senate. Senate ka lecture is the most important lecture because Senate is the most powerful house in USA and in fact the only powerful upper chamber in the world. So please subscribe my channel to get the video lecture of Senate. If you like this video, please press the like button and subscribe my channel also. Thank you.